सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 4 वे आंखें कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। सर्वप्रथम हम सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म सन 1900 में कौसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि थीं। सम्मान, इन्हें कई सम्मान प्रदान किए गए, जिनमें प्रमुख है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई थी। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ, छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि हैं, उन 4 प्रमुख कवियों में से एक सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। चितेरे मतलब चित्र अंकित करने वाले, प्रकृति का एक चित्र खींचने वाले कवि थे। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। हिंदी में जो कविताओं की रचना की जाती है, उन कविताओं में प्रकृति को पहली बार मुख्य विषय बनाने का कार्य सुमित्रा नंदन पंत ने ही किया है। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। उनके द्वारा लिखी गई जो कविताएं हैं, उनके द्वारा रची गई जो कविताएं हैं, वे मनुष्य और प्रकृति के जो अंतरंग संबंध है, मतलब आत्मीय संबंधों का एक लेखा जोखा है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। सुमित्रा नंदन पंत की प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में हुई थी और उच्च शिक्षा इन्होंने बनारस और इलाहाबाद में प्राप्त की। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। जब ये युवावस्था तक आए, तब महात्मा गांधी से का जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उससे ये अत्यंत प्रभावित हुए और उससे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके पश्चात वे स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करते रहे थे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा। प्रकृति के जो अद्भुत चित्रकारी करने वाले कवि सुमित्रा नंदन पंत का जो मिजाज, स्वभाव, वे कविता में बदलाव का पक्षधर रहा। यानी कविता रचने की जो शैली है, उसमें बदलाव, परिवर्तन की पक्षधर ये रहे हैं। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। शुरुआती समय में इन्होंने छायावादी कविताएं लिखी थी, यानी छायावाद से प्रभावित होकर कविताओं की रचना की। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। प्रकृति पल पल, हर समय अपना रूप परिवर्तित करती है, तो वह परिवर्तित करने वाला जो रूप था, वह उन्हें जादू की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। बाद में प्रगतिशील, यानी प्रगतिशील नई कविता का जो युग था, उसमें उन्होंने ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर, महर्षि अरविंद का जो मानववाद, मानववाद अर्थात मानव के मूल्यों से संबंधित बातों पर जो बात रचनाएं की जाती है, वे मानववाद कहलाता है। तो महर्षि अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी इन्होंने लिखी है। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी कार्य किया है। रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। पंत ने रूपाभ नामक जो पत्रिका, इसका संपादन कार्य भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। उसमें प्रगतिवाद का जो साहित्य है, उसमें विस्तृत रूप से साहित्य की प्रगति करने, उसको आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। पंत जी अपनी भाषा के प्रति बहुत सावधान रहते थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। इन्होंने जो रचनाएं की हैं, उन रचनाओं में प्रकृति की जो जादूगरी है, वह जिस रूप में अभिव्यक्त हुई है, उसे सुमित्रा नंदन पंत स्वयं एक चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा, चित्र भाषा यानी चित्र उत्पन्न करने की भाषा, या बिंबात्मक भाषा यानी बिंब उत्पन्न करने की क्षमता की संज्ञा देते हैं। विद्यार्थियों, साहित्य में 3 प्रमुख बिंब है: श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब और घ्राण बिंब। श्रव्य बिंब
जहाँ कविता को पढ़ने सुनने से ही हमारे पढ़ने मात्र से ही हमारे कानों में मधुर संगीत या मधुर धुन सुनाई देती है, वह श्रव्य बिंब कहलाता है। दृश्य बिंब, जब कविता को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमारे आंखों के समक्ष कोई दृश्य उत्पन्न होता है, वह दृश्य बिंब कहलाता है। और ग्राण बिंब, कविता को पढ़ते हुए कोई गंध की अनुभूति हमें होने लगती है तो वह ग्राण बिंब कहलाता है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया। ब्रज भाषा और खड़ी बोली में जब विवाद चल रहा था, दोनों को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताया जा रहा था, तब उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। पल्लव जो रचना उन्होंने लिखी थी, उसकी शुरुआत में उसकी भूमिका में विस्तार से उन्होंने खड़ी बोली भाषा का समर्थन भी किया है। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। यहाँ जो प्रस्तुत कविता है वे आंखें, वे सुमित्रानंदन पंत ने जो प्रगतिशील दौर था उसकी कविता प्रस्तुत की है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। यानी मनुष्य विकास कर रहा था तो विकास की जो विरोधाभासी अवधारणा है, मतलब विपरीत या उल्टी जो अवधारणा है, उस पर पंत ने करारा तीखा प्रहार किया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। युगों युगों से चला आ रहा जो किसान का जीवन है वह कैसा है? शोषण से युक्त है। तो वह शोषण से युक्त किसान का जीवन कवि को बहुत आहत करता है, पीड़ा प्रदान करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। और दुख की बात यह है कि स्वाधीन भारत, स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। किसानों को मुख्य आधार रखकर जो व्यवस्था है, जो सरकार है, व्यवस्थापक, उन्होंने कोई निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया, यानी निर्णय प्रदान करने वाली दखल अंदाजी प्रदान नहीं की। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। यह कविता इसी तरह से दुष्चक्र में फंसे, षड्यंत्र में फंसे जो किसान हैं उनके व्यक्तिगत मतलब निजी एवं पारिवारिक दुखों की, और परिवार में जो दुख होते हैं उन दुखों की परतों को, उन दुखों के रहस्य को खोलते हुए स्पष्ट रूप से विभाजित समाज जो विभाजित बढ़ गया है उसकी वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करता रहा कि किस तरह से वर्ग में भेद उत्पन्न हो रहा है, उसको यहाँ प्रस्तुत किया गया है, उसकी रूपरेखा को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कविता की पहले कुछ अंश है वह हम पढ़ते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश बह खिसका। विद्यार्थियों, कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत ने जो भारत के किसान हैं उन किसानों के शोषण और उनकी दयनीय दशा का वर्णन कर रहे हैं। कवि किसानों की दशा का मार्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं, अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुहा, गुहा अर्थात गुफा, सरीखी मतलब समान, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात भी किसानों का शोषण हो रहा है और उस शोषण को प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से किया जा रहा है। कवि कहते हैं कि जो भारतीय किसान हैं उनकी दशा अत्यंत दयनीय है। उन किसान की आंखों को देखकर कवि को डर लगता है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। जो शोषित किसान है, जिसका शोषण किया गया है, वह अपनी दुख और पीड़ा से बहुत दुखी रहते हैं। इस कारण से उस किसान की आंखों को अंधकार युक्त बताया गया है। और जिस तरह से अंधेरी गुफा में देखने से डर लगता है, वैसे ही किसान की आंखों में अंधकार छाया है, उसकी आंखों में पीड़ा के भाव नजर आते हैं। उन आंखों की गहराई में दूर तक दीनता और मौन रुदन मतलब शांत रुदन का जो भाव है, रोने की जो मुद्रा है, वे नजर आती है। क्योंकि किसानों का शोषण हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, वह बहुत ही निराश है, हताश है। लेकिन उस हताशा और निराशा भरे भाव से वह अपने जीवन को जीने के लिए विवश है, मजबूर है। इस कारण से वह दिन रात रोता रहता है और वही रुदन, वही पीड़ा के भाव उसकी आंखों में रहते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका,
छोड़ उसे मझधार आज, संसार का गार सदृश बह किसका। यानी भारतीय किसान की कहानी को कवि कह रहे हैं कि किसान जो था वह पहले स्वाधीन रहा था, वह स्वतंत्र रहा था, अभिमान भरा आंखों में उसके, और उसकी आंखों में अभिमान था कि वह किसान है और उसके पास जमीन है, वह खेती करता है, वह अन्न उत्पादक है। तो उसके मन में, उसकी आंखों में एक अभिमान हुआ करता था, वह अपने खेतों का खुद मालिक है, वह स्वतंत्र है, इस बात का उसको अभिमान था। परंतु परिस्थितियाँ विपरीत हुई, किसानों का शोषण किया जाने लगा, और जो जमींदार थे वह उनका शोषण करते थे, उन्हें परेशान करते थे। इस कारण से धीरे धीरे उनकी किसानों की ज़मीनों को छीन लिया गया था। इस कारण से उनके आंखों में पीड़ा के भाव थे, चेहरे पर पीड़ा और दुख के भाव थे, कष्टप्रद उनके जीवन हो गया था। इस कारण से संसार ने छोड़ उसे मझधार आज, संसार का गार सदृश बह किसका। लेकिन आज संसार ने उसे भयानक विपत्ति में फंसे हुए जो किसान है उसको बीच मझधार में छोड़कर लोग उससे दूर होते गए। और जिस तरह से नद, नदी में कोई व्यक्ति डूब जाता है और किनारा दूर रहता है, वैसी स्थिति है कि जीवन में निराशा, हताश वातावरण में किसान अपने आत्महत्या तक कर रहे हैं, पीड़ाओं को भोग रहे हैं, लेकिन समाज के दूसरे लोग और जो शासक हैं वह उनसे दूर होते ही चले जा रहे हैं। कहने का आशय यह है कि जो कष्ट, पीड़ा, मुसीबतों से घिरा हुआ किसान है उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आता है, कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। विद्यार्थियों, अब ये कविता का हमने एक अंश पढ़ा। इस अंश से अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएंगे और काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न भी आपके आते हैं। तो मैं कुछ प्रश्न मैंने आप बनाए हैं, हम उन प्रश्नों को समझते हैं। पहला प्रश्न, कवि किसके बारे में बात कर रहा है। तो विद्यार्थियों, इस कविता में आपने देखा कवि किसके बारे में बात कर रहा था। कवि शोषित किसान, यानी जिसका शोषण किया गया उस किसान के बारे में बात कर रहा है। कवि को किससे डर लगता है तथा क्यों। तो कविता में आपने पढ़ा था कवि को किसान की आंखों से डर लगता है क्योंकि उसकी आंखों में गहरी निराशा, हताशा, उदासीनता, पीड़ा के भाव हैं। पहले किसान की दशा कैसी थी और अब उसमें क्या परिवर्तन आ गया है। तो काव्यांश में हमने पढ़ा पहले किसान की दशा बहुत अच्छी होती थी, वह अपनी खेती का मालिक हुआ करता था, उसमें आत्म अभिमान, गर्व भरा होता था। लेकिन आज की स्थिति, आज की दशा में देखें तो उनकी स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। उसकी दीन दशा के कारण समाज के दूसरे लोगों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया है, उसकी सहायता करने वाला, उसको साथ देने वाला अब कोई नहीं बचा है। किसान की आंखों के विषय में कवि ने क्या कहा है। तो किसान की आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखती है, इनको देखने से ही मन में अज्ञात भय उत्पन्न हो जाता है, ऐसा लगता है मानो उसमें बहुत दूर तक कष्ट, पीड़ा के भाव हैं। किसान की आंखों में भयंकर गरीबी का दुख भी व्याप्त है। तो ये तो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न हुए। इसी तरह से काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न भी बनता है, जिससे प्रस्तुत पद्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये जो हमने पद्यांश पढ़ा है विद्यार्थियों, इसका भाव सौंदर्य आता है तो आपको लिखना होगा कि भाई ये कविता में कवि ने प्रगतिवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया है। भारतीय किसान के साथ आज वर्तमान समय में अत्याचार, शोषण हो रहा है, उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। कवि का मानना ये भी है कि स्वाधीन भारत के किसान में जो दुख, पीड़ा, समस्याओं, उसका समाधान होना चाहिए, उनकी दयनीय दशा को दूर करने का प्रयत्न भी किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, कविता के शेष अंश का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।